नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर JRF की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ऐसा कंपटीशन जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, मैं यहाँ इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाने वाला हूँ। आज पहली क्लास है और इस पहली क्लास से ही मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सामान्य तौर पर जब भी पहली जो क्लास होती है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास होती है, परिचयात्मक क्लास होती है, कक्षा होती है, जिसके अंदर उस विषय का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय दिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके अंदर जो इतिहास और जो साहित्य शब्द है, एक इतिहास शब्द है और एक साहित्य शब्द है, इन दोनों शब्दों का अर्थ और इनकी जो परिभाषा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैं आपको वो हर बात बताने वाला हूं कि कंपटीशन में किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास के किस कालक्रम से आए हैं, किस लेखक के आए हैं, कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जो इतिहास है, ये इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे हम लोग कि जो इतिहास शब्द है ये आप जानते भी होंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ उनको मालूम होता है। एक सामान्य सा परिचय है, इसके बाद में जितनी भी क्लासें आपको मिलने वाली है पूरे ढंग से चीज़ें समझ में हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको सबसे पहले जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, इतिहास जो शब्द है ये इति प्लस है प्लस अस धातु के योग से बना है। ठीक है, आपने बहुत सारी बुकों के अंदर यहाँ इति प्लस है प्लस आस भी देखा होगा, इस ढंग से भी लिखा रहता है, लेकिन ये इसका बिल्कुल सही और प्रमाणिक इसका उत्पत्ति है। इति प्लस है प्लस अस धातु के योग से बना है। इति का मतलब होता है समाप्ति और है का मतलब होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है होना, अर्थात ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ था, यानी कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही घटित हुआ था। यानी कि अतीत की जो घटनाएं होती हैं, अतीत की जो घटनाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि जो ऐतिहासिक ये जो ग्रंथ होते हैं, इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं, रचनाएं होती हैं, उनको समझने से पहले ये समझे कि इतिहास है क्या। तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे भाई साहित्य की जो विकास यात्रा है, यानी कि साहित्य कैसे कैसे विकसित हुआ, साहित्य की जो विकास यात्रा है उसे ही हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। इसके ऊपर आगे भी चलकर हम लोग एक विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को इतना समझा रहा हूं कि जो इतिहास शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इति प्लस है प्लस अस धातु के योग से हुआ। इति का मतलब क्या है, समाप्ति, है का मतलब क्या है, निश्चित, और अस का अर्थ क्या होता है, होना, अर्थात ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ था। साहित्य की जो विकास यात्रा है उसे ही साहित्य का विकास यानी कि साहित्य का इतिहास कहा जाता है। अब हमारे मन में यह आता है भाई, आखिर इतिहास है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या, इतिहास आखिर है क्या। तो आप देखिए कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ होता है जो हमें अतीत में हुई उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और हमारे पास उनके घटित होने के पुख्ता स्रोत हैं।
यानी कि मजबूत साक्ष्य हैं, स्रोत हैं। अब आप जैसे हिस्ट्री जो इतिहास सब्जेक्ट है उसकी जब तैयारी करते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि इतिहास की जानकारी के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो वहाँ पर देखो अभिलेख होते हैं, ऐतिहासिक यानी कि कोई साहित्यिक पुस्तकें भी होती हैं, सिक्के होते हैं, मृद भांड होते हैं, वो अलग तरीके से सीखते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी हमें इतिहास के बारे में होना चाहिए कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में घटित हुई उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुए हैं, और उनके घटित होने के हमारे पास क्या हैं, पुख्ता स्रोत हैं, सबूत हैं हमारे पास। तो इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई, अतीत में घटित उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर क्या हुई है, घटित हुई है। तो ये आप लोग सामान्य तौर पर जान सकते हैं आखिर इतिहास क्या है। अतीत में घटित हुई घटनाएं जो होती हैं वो इतिहास होती हैं। क्या अतीत में हुई सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं? भाई हमारे मन में आता है कि अतीत में जितनी भी घटनाएं घटी हैं क्या वो सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतीत में घटित सारी घटनाएं इतिहास नहीं कहलाती है, बल्कि अतीत में घटित वही घटनाएं इतिहास कहलाती हैं जिनके हमारे पास क्या है, स्रोत हैं, जिनकी जानकारी हमें मिलती है और उनके होने के क्या है, हमारे पास सबूत हैं। यानी कि इतिहास की जो बुक है, इतिहास में केवल उन्हीं लोगों का वर्णन किया जाता है जिसमें इतिहास में वर्णन करने लायक कोई बात लिखी है। इतिहास का मतलब अतीत तो है ही, लेकिन अतीत की सारी घटनाओं को इतिहास के ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इतिहास में केवल वही घटनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके घटित होने के हमारे पास क्या है, स्रोत हैं, सबूत हैं। वही घटनाएं अतीत के रूप में, इतिहास के रूप में हमारे सामने आती है। तो यहाँ हम लोगों ने सिर्फ इतना सा बात कर रहे हैं कि भाई इतिहास आखिर है क्या। देखिए बच्चों, एक विश्वास होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास हो तो मेरी जो एक क्लासें हैं लगातार ज्वाइन कीजिए। मैं एक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम पूरे विस्तार के साथ, जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट है, समस्याएं हैं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है, उन सब चीजों को साथ में लेते हुए मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने वाला हूं। साथ में एक दूसरी सीरीज में शुरू करने वाला हूं जिसके अंदर आपको जितने भी कवि और लेखक है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 9, 10, 11, 12 के जितने भी राइटर हैं, उन राइटर्स का जीवन परिचय और उनकी कहानियों का जो विवरण है वो भी हम साथ लेकर चलेंगे, ताकि जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं उनके पास में वो बुक पढ़ने का, अनुवाद करने का, उन लेखकों का परिचय जानने का जो स्रोत है वो इसी चैनल पर, एक ही चैनल पर उन्हें लगातार मिलता रहे। इसलिए थोड़ा सा विश्वास, पेशेंस आप लोग बनाइए रखिए। आज ये पहली क्लास है, इस पहली क्लास के अंदर ही मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। देखिए यहां हम लोगों ने सबसे पहले इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर इतिहास है क्या, इतिहास का मतलब आप समझ गए कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में हुई उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर क्या हुई हैं, घटित हुई हैं, और हमारे पास उनके घटित होने के पुख्ता स्रोत हैं। क्या अतीत में घटित हुई सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं? जी नहीं, इतिहास की घटनाएं वही घटनाएं कहलाती हैं जिनके जानकारी के हमारे पास स्रोत हैं, जिनके सबूत हमारे पास हैं, वही घटनाएं इतिहास कहलाती है। अब देखिए एक मैं बहुत ही रोचक जानकारी आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हों जिनको ये जानकारी हो। मैं आपको यहां पर देखिए दो चीजों का अंतर बताना चाह रहा हूं। एक तो इतिहास शब्द है, और जो इतिहास शब्द है इसे ही हम अंग्रेजी भाषा के अंदर हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास जो शब्द है इसी को अंग्रेजी भाषा में हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। तो देखिए जो हिस्ट्री शब्द है ये शब्द तो है ग्रीक या यूनानी भाषा का जो शब्द है हिस्टोरिया।
ग्रीक या यूनानी भाषा का जो शब्द है हिस्टोरिया, इससे ये हिस्ट्री शब्द बना है। और ये जो हिस्टोरिया शब्द है इसका मतलब क्या होता है कि छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है उसे ही ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। यानी कि छानबीन करके या खोजबीन करके जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसे ही हम ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये हिस्टोरिया शब्द से बना है। अब देखिए हिस्ट्री शब्द को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बोला जाता है इतिहास। इसे क्या बोला जाता है, इतिहास कहा जाता है। और ये जो इतिहास शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। इतिहास जो शब्द है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है, गैस्ची शब्द है, इससे बना है। ये जो इतिहास शब्द है जर्मन भाषा के गैस्ची शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या है, अतीत की घटनाओं का ऐसा वर्णन जो स्पष्ट रूप में समझ में आ सके। अतीत की घटनाओं का ऐसा वर्णन जो स्पष्ट रूप से हमें क्या आ सके, समझ में आ सके। तो यहां पर देखिए बहुत नॉर्मल चीजें तैयार कर रहे हैं हम लोग। हम पढ़ तो रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन मैं आप लोगों को इतिहास और साहित्य दोनों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं, ताकि फिर चल करके हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की बारीकियों के में देखें। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धति या शैलियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस ढंग से किया गया है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से जो राइटर हैं जिनका जीवन परिचय, जिनकी रचनाओं का वर्णन हमारे लिए आवश्यक है, वो सब जानकारी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इतिहास की परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इतिहास की परिभाषाओं के बारे में। इससे पहले हम लोग इतिहास शब्द की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं। इतिहास शब्द को हिस्ट्री शब्द बोलते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास की परिभाषा। इधर एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कार्लाइल भी बोल सकते हो इसको, कार्लाइल भी बोल सकते हो। ये जो कार्लाइल है इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि जो परिभाषाएं हैं वो कई बार आपसे कंपटीशन में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो ये मेन जो 3 परिभाषाएं हैं जो पिछले एग्जामों में पूछी भी गई है, तो वहाँ मैं आप लोगों को ये नोट करवा रहा हूँ कि जो प्रोफेसर कार्लाइल हैं उन्होंने क्या कहा कि जो इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। जो दृष्टांत क्या होते हैं कि जो विभिन्न तरह के जो दृष्टांत होते हैं, उदाहरण होते हैं या कोई घटनाएं होती हैं, उनके द्वारा हमको क्या देता है, शिक्षा प्रदान करता है। मैंने कहा कि जो स्टूडेंट इतिहास पढ़ता है, जो साहित्य पढ़ता है, वह और लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा चिंतन की दृष्टि से थोड़ा सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। और जीवन के किसी भी घटनाक्रम को देख करके वो इतना ज़्यादा विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसने कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, न जाने कितनी घटनाओं को उसने पढ़ लिया होता है। तो वो वहाँ पर अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, संभाल लेता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। अब आप यहाँ ध्यान रख लीजिए, दर्शन की बात हो रही है, और दर्शन किसको देख कर आता है, दृष्टांतों को देख करके दर्शन आता है। तो जो इतिहास है वो एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा क्या देता है, शिक्षा प्रदान करता है। फिर हम लोग बात करें कांत, ये एक जर्मन दार्शनिक है, ये दूसरे हैं। ये क्या कहता है कि सृष्टि का जो बाह्य विकास है, इस संसार का जो बाहरी विकास है, सृष्टि का जो बाह्य विकास है, वो प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का ही प्रतिबिंब है। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी आपको बाहर दिखाई दे रहा है वो प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का ही एक प्रतिबिंब मात्र है। समझ में आया ना। यानी कि सृष्टि का ये जो बाह्य विकास आपको दिखाई दे
रहा है सृष्टि का जो बाह्य विकास है वो प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। देखिए आपको हो सकता है कुछ साउंड डिस्टर्ब कर रही हो, क्योंकि यहाँ पास में कुछ काम चल रहा है, उसकी साउंड आपको आ सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनने की कोशिश करेंगे तो मेरी जो बातें हैं आपको क्लियर समझ में आ रही है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सृष्टि का जो बाह्य विकास है वो प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का ही प्रतिबिंब मात्र है। तो ये जो परिभाषाएं होती हैं देखिए इन्हें तो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेगी, कुल मिलाकर बात है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ नहीं है इस तरह से, लेकिन हमें इस तरह से समझना चाहिए। फिर एक तीसरी बात है 19वीं शताब्दी में डार्विन। अब डार्विन का आपने नाम सुना है, उसने एक विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने बताया कि सृष्टि के अंदर जो भी तत्व हैं, जो भी अंग हैं, वो सब धीरे धीरे क्या हुआ है, उनका विकास हुआ है। और जब धीरे धीरे उसका विकास हुआ है तो जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं या इतिहास की बात कर रहे हैं तो वो भी यकायक एकाएक नहीं बन सकता, वो भी धीरे धीरे क्या हुआ होगा, विकसित हुआ होगा। तो जो डार्विन का सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत की स्थापना की उसने कब की थी? 19वीं शताब्दी में डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना करी और उसमें बताया कि उसने इतिहास को एक नूतन दृष्टि, एक नया नजरिया, उसे एक नई शक्ति और एक नई गति उसे प्रदान करी। यानी कि डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है उसने भी साहित्य को यानी कि इतिहास को एक नूतन दृष्टि, एक नया जो नजरिया है, शक्ति है, गति है, वो उसे प्रदान करी। अब देखो डार्विन ने क्या कहा कि इस सृष्टि का कोई भी अंग या कोई भी तत्व एकाएक घटित या रचित नहीं हुआ है, बल्कि वो क्रम से लगातार विकसित हुआ है। ध्यान से समझ लीजिए, इस सृष्टि का कोई भी अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित नहीं हुआ है, बल्कि उसका क्रम से क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो आप ध्यान रख लेंगे कि विकासवादी सिद्धांत की स्थापना किसने करी है? डार्विन ने करी है 19वीं शताब्दी में। तो जितना भी पाश्चात्य इतिहास है वहाँ डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को ही अपनाया जाता है, उसी को माना जाता है। तो वहाँ इस पर ध्यान रखेंगे। अब जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको मैंने थोड़ा समराइज करके, संक्षिप्त करके भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने इतिहास शब्द के उत्पत्ति के बारे में बताया कि इतिहास शब्द जो है इति प्लस है प्लस अस धातु के योग से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो यहां पर बता दिया इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपने ये ध्यान रखना है, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब ये क्या कह रहा है कि इतिहास का जो संबंध होता है वो अतीत से होता है। इतिहास का जो संबंध होता है वो हमेशा अतीत से होता है और इसके अंतर्गत हम वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही, यथार्थ का मतलब ही वास्तविक होता है कि इतिहास के अंतर्गत केवल हम वास्तविक और यथार्थ घटनाओं का ही समावेश करते हैं। काल्पनिक घटनाओं का इतिहास में समावेश नहीं किया जाता है। जो वास्तविक होती हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, उन्हीं घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं। तो इतिहास का संबंध अतीत से होता है और इसके अंतर्गत वास्तविक और यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। और इतिहास को हम विज्ञान भी कहते हैं, लेकिन इतिहास को हम कौन से विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान को देते हैं। तो कुल मिलाकर इतिहास एक विज्ञान है जिसके अंदर बाकायदा किसी भी घटना
का क्या किया जाता है, पुख्ता सबूत होते हैं, कोई ना कोई उसका पुख्ता स्रोत होता है, तभी उसे इतिहास ग्रंथ में शामिल किया जाता है। इतिहास में घटी हुई जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब घटनाएं इतिहास नहीं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़ तो रहे हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन अब तक मैंने आप लोगों को इतिहास के बारे में बताया है। अब हम लोग बात करेंगे साहित्य के बारे में, बात करेंगे आखिर साहित्य है क्या। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास लेखन की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धति हुई है, कौन कौन सी शैली हुई है, वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी प्रकृति, कालक्रम पद्धति, ये सारी पद्धतियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कौन कौन से इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने किस पद्धति के आधार पर अपना ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ। हाँ तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं साहित्य शब्द के बारे में बात करेंगे। अभी इतिहास शब्द के बारे में बात करिए, अब हम लोग साहित्य शब्द के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए साहित्य शब्द की उत्पत्ति, यानी कि साहित्य जो शब्द है बच्चों, ये सै प्लस हित प्लस य प्रत्यय के योग से इस साहित्य शब्द बना है। सै प्लस हित प्लस य प्रत्यय के योग से साहित्य शब्द बना है। और इस साहित्य शब्द का अर्थ जो है, शब्दकोश के अनुसार इसका जो अर्थ है वो है एकत्र होना, यानी कि गद्य और पद के वे ग्रंथ जिनमें ज्ञान के से संबंधित, जिनमें ज्ञान से संबंधित स्थायी विचार लिखे रहते हैं, उसे ही हम साहित्य के नाम से जानते हैं। वापिस सुन लीजिएगा, साहित्य शब्द सै प्लस हित प्लस य प्रत्यय के योग से बना है और जिसका शब्दकोश के अनुसार, साहित्य जो शब्द है इसका शब्दकोश के अनुसार अर्थ क्या है, इसका अर्थ है एकत्र होना, यानी कि गद्य और पद के वे ग्रंथ जिनमें ज्ञान से संबंधित स्थायी विचार लिखे होते हैं, यानी कि ज्ञान से संबंधित स्थायी विचार लिखे रहते हैं, वही क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। अब देखिए विद्वानों ने साहित्य की परिभाषाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इसमें जो एक परिभाषा है वो अति महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन उससे पहले देखिए एक लाइन मैंने लिखी है कि मनुष्य का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है, यानी कि इंसान, मनुष्य का जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है उसका विश्लेषण करने ही क्या कहलाता है, साहित्य। उसका विश्लेषण ही क्या कहलाता है, साहित्य। यानी कि साहित्य समाज का एक प्रतिबिंब है। समाज में जिस तरह का सामाजिक माहौल होता है, जिस तरह का सांस्कृतिक माहौल होता है, वातावरण होता है, उसे ही साहित्यकार साहित्य के अंदर क्या करता है, चित्रित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। मनुष्य का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है उसका एनालिसिस करना, उसका पूरा विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सेकंड ग्रेड में भी आई है, फर्स्ट ग्रेड में भी आई है। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब मात्र होता है। यानी कि साहित्य जो है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये आप लाइन ध्यान रखेंगे, यहाँ से दे देता है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब, संचित प्रतिबिंब होता है। और तब ये निश्चित है कि जनता की जो चित्तवृत्ति होती है उसमें परिवर्तन होता है। तो उसके साथ साथ जो साहित्य का जो स्वरूप होता है, साहित्य के स्वरूप में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता चलता है। यानी कि आरंभ से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही
ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये इन्होंने बात बताई कि आदि से अंत तक, आरंभ से लेकर अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं मनुष्य की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य कहलाता है। ये परिभाषा आपको इतनी सी जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। अब देखिए साहित्य के इसी अवधारणा को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी गई। एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखें कि साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं या फिर मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका इतिहास नहीं लिखते हैं हम लोग। भाई जो साहित्य का जो इतिहास होता है, साहित्य के इतिहास में किसका वर्णन किया जाएगा? साहित्य का, उनके लेखकों का, उनके कवियों का वर्णन किया जाएगा। तो साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं, उनका अध्ययन जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। ठीक है, साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन किसी भी जाति के साहित्य का जो इतिहास होता है, किसी भी जाति के साहित्य का जो इतिहास होता है, वो उस जाति के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि जो साहित्य का इतिहास है वो जिस जाति का साहित्य होता है, उसी जाति का जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण होता है, उसे ही साहित्य में प्रतिबिंबित किया जाता है। तो यहाँ इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि साहित्य का जो इतिहास होता है उसमें प्राकृतिक घटनाओं का या मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जो साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनका अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है ना। और किसी भी जाति का जो साहित्य का इतिहास होता है वो उस जाति के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। अब इसी अवधारणा को आधार बनाकर, ये जो अवधारणा है, इसी अवधारणा को आधार बना करके एक जर्मन दार्शनिक विद्वान हुए हैं फ्रेंच। कौन हुए हैं? फ्रेंच हुए हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसी सिद्धांत को एक फ्रेंच विद्वान है तेन, इसका नाम क्या है यहां पर मैं नोट कर देता हूं। फ्रेंच विद्वान है, फ्रेंच विद्वान है जिसका नाम क्या है? तेन, जिसका नाम क्या है? तेन। इन्होंने इसी सिद्धांत को एक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया और ये कहा कि साहित्य का जो इतिहास होता है उसमें तीन तत्व जो हैं विशेष होते हैं। तीन तत्व जो होते हैं वो विशेष होते हैं। और वो तीन तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है जाति, एक जो होता है वातावरण होता है, वातावरण, और एक तीसरा जो होता है वो होता है क्षण विशेष, क्षण विशेष। ये तीन जो तत्व हैं साहित्य के इतिहास में लिखते समय इन तीन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। ये अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? फ्रेंच विद्वान हैं जिसका नाम क्या है? तेन। इन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के संदर्भ में इस सिद्धांत को प्रतिपादित करा कि जो साहित्य का जो इतिहास होता है, साहित्य का जो इतिहास होता है, उनके मूल में मुख्य रूप से तीन तत्व काम करते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये तीन तत्व विशेष रूप से काम करते हैं। लेकिन इस जो फ्रेंच विद्वान है, इसकी आलोचना करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है हडसन। जिसका नाम क्या है? हडसन। भाई जो तेन है उसने तो ये कह दिया कि साहित्य का जो इतिहास है या जो चित्तवृत्तियां होती हैं उनके मूल में मुख्य रूप से तीन तत्व काम करते हैं। कितने तत्व काम करते हैं? तीन तत्व काम करते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिद्धांत में, यानी कि फ्रेंच विद्वान जो तेन है उसने जो बात बताई इनमें से कौन से तत्व को समाहित किया है या नहीं किया है। तो ये ध्यान रख लेना, जाति, वातावरण, क्षण विशेष तीनों जो हैं इस तेन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन इस तेन की आलोचना करने वाला व्यक्ति कौन है? उसका नाम है हडसन। उसका नाम क्या है? इसकी आलोचना करने वाला आप लिख सकते हो आलोचक। कौन है? हडसन।
अब ये हडसन क्या कहता है कि इसने साहित्य के इतिहास में जो साहित्यकार होता है उसका स्वयं का जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो स्वयं का व्यक्तित्व होता है उसको उसने आधार नहीं माना और उसके अंदर जो जो परंपराएं होती हैं उन चीज़ों को उन्होंने सम्मानित नहीं किया। तो कहने का मतलब ये आ रहा है बच्चों कि जो हडसन है इसने कौन कौन से तत्व बताए। हडसन ने किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए 5 तत्वों पर विचार करना चाहिए। यानी कि किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया का, किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए 5 तत्वों पर विचार करने चाहिए। किसी भी साहित्य का विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन करने के लिए 5 तत्वों पर विचार करना चाहिए। एक तो जो होती है वो होती है सृजन शक्ति। क्या होती है बच्चों? सृजन शक्ति। ये सृजन शक्ति क्या होता है कि जो साहित्यकार होता है, साहित्यकार का व्यक्तित्व कैसा है, साहित्यकार का व्यक्तित्व कैसा है, इस बारे में बात करेंगे। यानी कि उसका जो साहित्यकार है उसका व्यक्तित्व है या जो उसकी प्रतिभा है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो आती है बात वो आती है परंपरा। क्या आती है? परंपरा। अब ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक या जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो इन्होंने बात बताई है उसी को हम बात कर सकते हैं कि एक तो इन्होंने कह दिया वातावरण, एक इन्होंने क्या कह दिया? वातावरण। और एक इन्होंने कहा द्वंद्व यानी कि दुविधा होती है, और एक 5वें नंबर पर आ गया संतुलन। इन सब के बीच में रखना जरूरी है संतुलन, ठीक है। तो यहां पर ये 5 तत्व जो हैं हडसन ने दिए हैं। तो और 3 तत्वों के बारे में बताया कि किसी भी साहित्य का इतिहास लिखते समय हमें किन किन तत्वों के ऊपर विचार करने चाहिए उनके बारे में ये चीजें बताई हैं। तो तेन ने 3 तत्व बताए हैं, जाति, वातावरण, क्षण विशेष। और जो हडसन है इसने इसकी आलोचना करी कि उन्होंने साहित्य का इतिहास लिखते समय या विचार करते समय जो है सृजन शक्ति यानी कि जो साहित्यकार का व्यक्तित्व है या उसकी जो प्रतिभा है उसको उन्होंने नहीं रखा, इसलिए उसकी आलोचना करी। और उन्होंने ये 5 तत्व बताए जिनको साहित्य का विकास प्रक्रिया के अंदर लिखते समय उन बातों पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है बच्चों? इतिहास शब्द की उत्पत्ति और साहित्य शब्द की उत्पत्ति, इतिहास की परिभाषा और साहित्य की परिभाषा, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। अब हम इससे आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि जो साहित्य का इतिहास लेखन की कौन कौन सी परंपराएं हुई हैं, यानी कि कौन कौन सी शैलियां हुई हैं जिनको पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, उन पद्धतियों को भी अभी हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आज पहली क्लास है और मैं ये चाहता हूं कि आज आपकी जो ये शुरुआत है, आरंभ है, जो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। अभी तक हम लोगों ने ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी है। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इतिहास लेखन यानी कि साहित्य का इतिहास लेखन की जो पद्धति हैं उनके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे और इतिहास का जो काल विभाजन है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को ये पहली क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक अनुरोध है कि चैनल को एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यही आप लोगों का मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कॉम्पिटिशन लेवल के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझाऊँ। व्याकरण का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो जितने भी राइटर हैं उनका जीवन परिचय 9, 10, 11, 12 के बारे में, तो आप 2nd ग्रेड के विद्यार्थी हो, 1st ग्रेड के विद्यार्थी हो, या फिर आप लोग रीट की तैयारी करोगे, पटवार की तैयारी करोगे, वो कंप्लीट तैयारी आप लोगों को मेरे इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो एक विनंती है आप लोगों से कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास लेखन की, साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों को लेकर के और हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।